हेलो, यस। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन मेरी आवाज आ रही है क्लियर? ये बताओ बच्चों, क्लियर आवाज आ रही है, यस और नो? जोर से बोलो, यस सर। यस, क्लियर, ये हुई ना बात। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा RR 7.0 और उसका हम फर्स्ट सेशन लेने वाले हैं। सो आर यू रेडी? हाउस द जोश? तो चलो, हमारा ये फर्स्ट सेशन में मैं लेने वाला हूं टॉपिक, और कौन सा टॉपिक है? वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो देखो क्या होने वाला है कि हमारा पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल में बताओगा कि सारे टॉपिक्स हम कैसे लेंगे, क्या लेंगे, और आपके मई और सितंबर एग्जाम के लिए किस तरह से RR कवर किया जाएगा। और नो डाउट कि यू कैन ट्रस्ट मी, हमारी रिवीजन सबसे बेस्ट रिवीजन रहेगी, और आपका क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट जो ट्रिकी एडजस्टमेंट है उसके साथ पूरा कंप्लीट रिवीजन होगा। तो ये रिवीजन चार्ट बेस होगा। तो चलिए, इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ लीजिए। तो हमारा रिवीजन जो होगा ये चार्ट बेस्ड रिवीजन रहेगा। जस्ट मिनट। ओके, ये चार्ट बेस्ड रिवीजन रहेगा। सबसे पहले चार्ट बेस्ड रिवीजन। ओके, यानी जो मैंने चार्ट बुक दी है उसके बाद रिवीजन किया जाएगा। ये चार्ट बुक ऑलरेडी हो सकती है आपके पास हो, या अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल लिंक दिया है। जैसे ही वो क्लिक करोगे डायरेक्टली आप वो मैसेज पे चले जाओगे जहां मैंने PDF अपलोड किया है। तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी, और वो PDF के बेस पर आप हम मेरे साथ रिवीजन में जुड़ सकते हो। उसके बाद में ये चार्ट रिवीजन में हम क्या करने वाले हैं और किस तरह से हमारा रिवीजन होने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो आपको 100% मिलेगी। सारी चीजें जो है हम अच्छे से कवर करेंगे। साथ साथ में मैं आपको ये बता दूं कि यस, हमारे क्वेश्चनियर्स के क्वेश्चंस की भी हम लेने वाले हैं। तो अगर आपके पास लास्ट बैच का क्वेश्चनियर होगा तो वो उसमें से ही कवर हो जाएगा, या अभी के बैच का आपका क्वेश्चनियर होगा तो उसमें भी कवर हो जाएगा। हाँ, अगर किसी के पास बहुत ही पुराना क्वेश्चनियर है तो उनको हमारे वेबसाइट से नया क्वेश्चनियर बाय करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट भी आपको अपडेट कर दूंगा सेशन होने के बाद। तो भाई साहब, ये रिवीजन जो है क्वेश्चन डिस्कशन के साथ भी होने वाली है, जिसमें हम ट्रिकी एडजस्टमेंट देखने वाले हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, क्या सर मई 26 एग्जाम के लिए जो अमेंडमेंट्स है, ये अमेंडमेंट्स इसमें कवर होने वाली है क्या? तो मैं आपको बोल दूं यस, लेकिन मैं आपको बता दूं ये रिवीजन है। तो रिवीजन जो है मैं अमेंडमेंट को टच करूंगा, लेकिन मैं आप सबको कह देना चाहता हूं कि कोई ज्यादा अमेंडमेंट्स मई 26 के लिए नहीं है। मतलब मेरा यह कहना है कि अगर आपने लास्ट अमेंडमेंट की है तो गिन कर 10 to 12 पेजेस की अमेंडमेंट है, वो भी CBSE क्लैरिफिकेशंस है। तो आपने अमेंडमेंट लेक्चर जो है मेरा करना है, उसमें बहुत डिटेल में केस स्टडी के साथ एक एक चीज मैंने समझाई है, इसलिए आपको अमेंडमेंट लेक्चर अलग से तो करना ही है। हाँ, लेकिन ये जो रिवीजन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को टच करूंगा, थोड़ा ब्रॉड सेंस में बताऊंगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ने अमेंडमेंट नहीं किया होगा तो उसको अमेंडमेंट लेक्चर देखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके, तो वो तो आपको मस्ट है। अमेंडमेंट लेक्चर की लिंक कहां मिलेगी? जैसा मैंने कहा, टेलीग्राम चैनल के पोस्ट को जैसे आप क्लिक करोगे उसमें मैंने सारी लिंक्स शेयर कर दी है, आपको जो भी रिक्वायर्ड लिंक है। और ये RR रिवीजन जो है बेटा, वी स्मार्ट ऑलवेज आपको एग्जाम का सपोर्ट देता है और सारे सब्जेक्ट में देता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों सब्जेक्ट में देता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आपका अकाउंट का RR रिवीजन मॉर्निंग में हो गया, जरूर देखना बहुत अच्छे से। अभी आपका GST का हो जाएगा, और उसके बाद में जो है आपका लॉ का RR रिवीजन होगा। तो इसमें आपके सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। डन 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 डन। तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड है बेटा, आपके जो है सवाल बाद में, पहले मैं ना बहुत कुछ कहना चाहता हूं, पहले मेरे को सुन लो यार। ओके, बाद में मैं आपके क्वेश्चन लूंगा। उसके बाद में थर्ड, सर इसका शेड्यूल कैसा रहेगा? टैक्सेशन का आपका जो RR रिवीजन हो रहा है, इसका शेड्यूल कैसा रहेगा? ओके, तो मैं आपको शेड्यूल अपडेशन देना चाहूंगा। देखो, आपका टैक्सेशन में एक होता है DT और दूसरा क्या होता है? GST, IDT। DT जो है यश खंडेलवाल सर ले रहे हैं, ओके, YK सर ले रहे हैं। और ये DT जो है ना, मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे से, यानी उनका अगर आप एक सेशन देखना, कल भी PGBP स्टार्ट होगा, एक टेबल में पूरा PGBP कैसे
आप सारी एडजस्टमेंट को कवर कर लेते हो, एक टेबल में कवर हो जाता है। तो आप जो है डीटी भी एक बार ट्राई करना उनका, ओके आरआर देखना, तो आपको समझेगा कि सारे एडजस्टमेंट कैसे कवर हो जाते हैं। तो उनका यहाँ पे पीजीबीपी वगैरह जो है स्टार्ट होगा ओके कल से, और जीएसटी हमारा स्टार्ट होगा। तो जीएसटी हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैं आपको कह दूं जीएसटी और डीटी ऐसा डेली नहीं रहेगा। जैसे आज मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई ले रहा हूं, आपको कंप्लीट शेड्यूल जो है मैंने अपडेट करके दिया है, आपको टेलीग्राम चैनल के पोस्ट में मिल जाएगा, वो शेड्यूल वाइज मिल जाएगा। जैसे आज मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई ले रहा हूं, फिर वो पीजीबीपी लेंगे, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लूंगा, तो ये कंप्लीट टॉपिक वाइज शेड्यूल आपको मिल जाएगा। पर मैं जीएसटी के 4 टॉपिक्स अभी लेने वाला हूं, और बाकी टॉपिक्स रिजल्ट के बाद, जैसे आईटीसी वगैरह मैं रिजल्ट के बाद लूंगा, क्योंकि उसमें वो भी बच्चे ज्वाइन हो गए जो इस एग्जाम में समझ लो अनफॉर्चुनेट रहे और उनको रिविजन करने की जरूरत होगी, तो वो उसमें ज्वाइन हो जाए। कि वैसे भी टैक्स पेपर इस बार थोड़ा डिफिकल्ट था, मैं तो कहूँगा अपनी तैयारी चालू कर देना, ओके जो भी जिसने जैन एग्जाम दी थी। तो जीएसटी का शेड्यूल मैं लूंगा और आपको मिल जाएगा, ओके। तो आप वाईके सर का डीटी भी जरूर कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। नेक्स्ट 4, अब सर इसमें जो है आप क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हो, तो ये क्वेश्चन डिस्कशन में सॉल्व करके देखेंगे क्या? नहीं बेटा, मैं ट्रिकी एडजस्टमेंट को टच करूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर किसी को जो स्टूडेंट जो एग्जाम दे चुके हैं और उनको लिखने में दिक्कत जा रही है, तो रेगुलर बैच में तो हमने सॉल्व किए थे, लेकिन उनको अगर लिखने में दिक्कत जा रही है तो मेरा कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच उसमें रहेगा। और ये कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच में मैं आपको कह दूं, मैंने अराउंड 130 क्वेश्चन एक एक स्टेप सॉल्व करके लिया है, इतनी प्रैक्टिस करके लिए, और 75 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डिस्कस किए, मतलब अराउंड 200 क्वेश्चंस आपके साथ मैंने लिख कर देखे हैं, डिस्कस किए हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, ओके हो सकता है आपने मेरे से बैच नहीं किया हो, पर आपको हर चीज लिख कर देखना है, समझना है, या हो सकता है कि ओके आपको बहुत टाइम हो गया हो और आपको ये प्रैक्टिस सीखना है, प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखना है, तो मेरे रिवीजन के बाद आप यहाँ पे प्रैक्टिस बैच अगर लोगे, तो उस प्रैक्टिस बैच में मैंने ब्रशअप किए कॉन्सेप्ट और हर चीज टेबुलर फॉर्म के साथ लिख के देखिए, तो आपका प्रेजेंटेशन का स्किल सुपर कॉन्फिडेंस में हो जाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि जिसको प्रेजेंटेशन स्किल सीखना है, जिसको ये चैलेंज आ रहा है कि हाउ टू राइट, उन्होंने ये बैच तो करना ही चाहिए, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच। और अगर आप वी स्मार्ट के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आपने रेगुलर मेरे साथ किया है। इसका लिंक भी जो है कॉन्सेप्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको लेना है तो ये ले सकते हो। ये बैच मैंने लास्ट रिकॉर्ड किया था, और जैसे मैंने कहा अमेंडमेंट्स कुछ भी ज्यादा नहीं है, ओके तो ये बैच कर लो। और अमेंडमेंट्स तो आपका अमेंडमेंट जब आप करोगे तो उसमें मैंने क्वेश्चंस भी कवर कर लिए अमेंडमेंट्स के, तो उसमें ही आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग टू थोड़ा इंट्रोडक्शन कि आप किस तरह से अपना शेड्यूल मैच करोगे। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम चालू करते हैं हमारा रिवीजन। आर यू रेडी? तो चलिए, जो ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड है, आपको पता है आपको क्या करना है, एक लंबी सांस लेना है और कहना है जो भी हुआ अच्छा हुआ, और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो चल अब स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन, और टॉपिक होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। चार्ट बेस्ड रिवीजन होगा। चार्ट, अगर किसी के पास चार्ट बुक नहीं होगी या डाउनलोड नहीं किया होगा तो डोंट वरी, ओके आप अभी स्क्रीन पे ध्यान दो, बाद में हम कवर कर लेंगे, ओके सब कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे चलिए आ जाइए, टॉपिक वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, चैप्टर इजी है रिवाइज करने में, ओके चैप्टर बहुत इजी है रिवाइज करने में, और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने अभी एग्जाम दिया होगा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई की सारी एडजस्टमेंट्स आपको पूछी जाती है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में अगर आप देखोगे, इधर ध्यान दो, तो जो ऑनलाइन कनेक्टेड है रेडी हो, तो आप रेडी हो तो जोर से टाइप करो यस सर। सर हेयर स्टाइल चेंज किया क्या? हाँ ठीक है। तो यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में मैं आपको ये बता दूं, सेक्शन 15(1), 15(2), 15(3), आपको तीनों सेक्शन लर्न करना है। अगर आपको क्या होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में रिमार्क लिखने पड़ते हैं, और रिमार्क लिखने के लिए आपको जो है ये तीनों सेक्शंस ओके पता चाहिए, एटलीस्ट सब सेक्शन 1, 2 और 2 के क्लॉजेस भी, ए बी सी डी और ई, ये क्लॉजेस भी आपको याद रखना है। तो 15(1) क्या कहता है? 15(1) देखो क्या कहता है, यहां पे समझ लो। जब भी आप गुड्स सप्लाई करोगे या सर्विसेज सप्लाई करोगे, तो आपकी जो वैल्यू होगी वो ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू को आप इनवॉइस प्राइस भी कह सकते हो,
ट्रांजैक्शन वैल्यू को आप इनवॉइस प्राइस भी कह सकते हो, या बहुत सी बार जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो एक वर्ड आता है लिस्ट प्राइस। क्या वर्ड आता है? लिस्ट प्राइस। दैट इज योर ट्रांजैक्शन वैल्यू। ओके, अब ये ट्रांजैक्शन वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? वो कहते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू टेक्निकल वर्ड में प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर सप्लाई। मतलब जितना एक्चुअल प्राइस होगा, मैं आपका ध्यान एक वर्ड पे लाना चाहता हूं, क्या? एक्चुअल प्राइस। अब देखो बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हो गए, कस्टमर हो गए, तो मैं कस्टमर वाइज प्राइस अलग अलग लगाता हूं। समझ लो एक कस्टमर जो है उसको मैं 10,000 लगा रहा हूं एंड दैट प्राइस एक्चुअल प्राइस इज 10,000, तो जीएसटी कितने पे आएगा? 10,000। दूसरे कस्टमर को मैं 12,000 लगा रहा हूं तो जीएसटी कितने पे आएगा? 12,000। तीसरे कस्टमर को मैं 15,000 लगा रहा हूं तो व्हाट इज माय एक्चुअल प्राइस? 15,000, तो जीएसटी कितने पे आएगा? 15,000। ये समझ में आया क्या? तो यहां पे 15,000 जो है, मतलब whatever on each transaction your charge invoice price और your charge list price, ओके, उतने ही प्राइस पर जीएसटी लगाया जाएगा। अब कोई मेरे बैच में स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसलिए उसने मुझे कंसेशन मांगा और मैंने उसको 3,000 ही प्राइस लगाया, जबकि मेरी नॉर्मल प्राइस 10,000 है और उसको 3,000 ही लगाया, तो जीएसटी कितने पे जाएगा? ओनली 3,000। ओके, प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल। पेएबल का मतलब ये होगा कि तुमने क्रेडिट सेल की है। अगर क्रेडिट सेल की है तो ठीक है, पैसा बाद में आने दो, पर तुम इनवॉइस बना रहे हो, क्रेडिट सेल बता रहे हो, तो जो प्राइस तुम चार्ज करोगे इनवॉइस में, ओके, उसी वक्त तुम्हारा टीओएस आ जाएगा। टीओएस मतलब टाइम ऑफ सप्लाई, और उसी वक्त आपको जीएसटी देना पड़ेगा। व्हाट एवर द प्राइस पेएबल यू चार्ज इन द इनवॉइस। ओके, अब दूसरा मैं आपको यह बात बता दूं दोस्तों कि एक्चुअल प्राइस का, इधर ध्यान दो, ओके, यहां पे तो एक्चुअल प्राइस का अगर हम यहां पे कहें तो एक्चुअल प्राइस में आपके अगर कोई डिस्काउंट हो गए तो डिस्काउंट का डेफिनेटली आपको डिडक्शन मिलेगा। और उन्होंने डिस्काउंट जो बताया वो सेक्शन 15(3) में, ओके, डिस्काउंट एक्सप्लेन किया है और आपको इसका बेनिफिट सेक्शन 15(3) में डिस्काउंट का मिलेगा। यस, डिस्काउंट की एडजस्टमेंट एग्जाम में बहुत सी बार पूछी जाती है। ठीक है, तो ये था आपका, ओके, एक्चुअल प्राइस। लेकिन यहां पे सेक्शन 15(1) कहता है कि जब आप किसी को जीएसटी एक्चुअल प्राइस पे लगा रहे हो और जो आपको बायर दे रहा है, इसमें दो स्ट्रिक्ट कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। कौन सी दो कंडीशन? सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज क्या? सोल कंसिडरेशन। ओके, प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। तो भाई साहब ये दो कंडीशंस जो दी है, अब देखो गवर्नमेंट कहती है हम आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट रखते हैं और आपने जो एक्चुअल प्राइस बायर को चार्ज किया उस पर ही जीएसटी लगाएंगे। लेकिन अगर वो बायर रिलेटेड होगा तो आप मैनिपुलेट कर सकते हो, आपको उसको कहते हो इनवॉइस कम का बना लूं यार, ओके, ऐसा कर लो। तो गवर्नमेंट को डर है कि अगर बायर रिलेटेड होगा तो वो केस में आपकी प्राइस मैनिपुलेट हो सकती है। तो वो सिचुएशन में, ओके, गवर्नमेंट कंडीशन डालती है कि अगर रिलेटेड पार्टी होगा तो हम जीएसटी एक्चुअल प्राइस पे नहीं लेंगे। फिर ये केस में वैल्यू क्या होगी? अगर रिलेटेड पार्टी है, सेलर और बायर रिलेटेड होगा तो ये केस में जो वैल्यू होगी वो वैल्यू एज पर रूल्स डिटरमाइन होगी। और रूल ये इंटर लेवल पे नहीं, कहां पे है? फाइनल लेवल में। मतलब वो मार्केट वैल्यू ली जाती है और मार्केट वैल्यू पे जीएसटी लगाया जाता है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन, ओके, बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड सेकंड, प्राइस इज क्या? सोल कंसिडरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सोल कंसिडरेशन? ये सोल कंसिडरेशन यानी क्या होता है? तो मैं बताता हूं। जैसे ओके, एक सेलर ले लो, एक यहां पे एग्जांपल लेता हूं, सेलर और बायर। ओके, सेलर ने प्राइस चार्ज किया बायर को ₹1,000 प्राइस चार्ज किया और ये कहा गया, ओके, ये कहा गया कि बायर ने, ओके, इन एडिशन टू प्राइस तो दी, प्लस, ओके, बायर ने कुछ मटेरियल भी दिया। ओके, बायर ने कुछ क्या? मटेरियल दिया। तो गवर्नमेंट ये मानती है कि अच्छा, बायर ने मटेरियल भी सप्लाई किया, कुछ फ्री दिया, या बायर ने कोई काइंड में दिया, मतलब ये प्राइस मैनिपुलेटेड होगी। क्यों प्राइस मैनिपुलेटेड होगी? क्योंकि बायर को सिर्फ प्राइस नहीं मिल रहा है। समझ में आया? अदर कंसिडरेशन। एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं। एक स्टूडेंट मेरे पास आया, सर फीस क्या है आपकी? मैंने कहा 10,000। तो फिर उसने कहा सर ये बताओ कि मैं अगर आपकी कोई रील बना दूं, अरे है क्या, मैं आपकी कोई रील बना दूं या आपकी वीकली 3 रील बना दूं, ओके, तो क्या आप मुझे बेनिफिट दोगे कुछ फीस में? मैंने कहा फिर एक्चुअल प्राइस 7,000। अरे है ना, मैंने कहा फिर एक्चुअल प्राइस क्या? 7। सप्लायर में स्टूडेंट ये समझा ही नहीं समझा, तो एक्चुअल प्राइस 7,000। तो अब देखो यहां पे 7,000, जबकि मैंने कितना चार्ज करना चाहिए था? 10।
पर वो अब मैं 7 चार्ज कर रहा हूं, पर वो मुझे 10 रील फ्री बना के दे रहा है। अरे आया ना, या कोई मुझे अदर सर्विस दे रहा है तो अदर इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, फिर हम जीएसटी 7,000 पे नहीं लगाएंगे क्योंकि अदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। ये तुम्हारा सोल कंसिडरेशन नहीं है, कम ऑन, ये तुम्हारा सोल कंसिडरेशन, तुमको कुछ और मिल रहा है, तो ऐसे केस में 7,000 पे जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि अदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व। तो फिर ऐसे केस में सर वैल्यू क्या रहेगी? तो ऐसे केस में मैं आपको कह दूं, वैल्यू जो है रूल से होगी, ओके, जो अदर कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू है, कम ऑन, अदर कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू वो भी ऐड होगी। तो यहां सोल मतलब SOUL नहीं बेटा, SOLE। सोल मतलब तुमको अगर सेलर को अगर जो अमाउंट मिल रहा है उसके अलावा कुछ नहीं मिला तो ठीक है, जीएसटी वो अमाउंट पे, और उसके अलावा इन एडिशन टू कुछ अदर मिला तो फिर ओके आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू कंसीडर नहीं होगा। जो ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड है प्लीज बताओ, समझा होगा तो 1 टाइप कीजिए और लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो अब यहां पे हमने देखा रिगार्डिंग टू क्या बेटा, ट्रांजैक्शन वैल्यू। चलो समझा क्या, बताओ फटाफट। ओके समझा होगा तो फटाफट 1 टाइप करो, जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है। ये हुई ना बात। ओके नाउ अब ये 2 कंडीशन, रिलेटेड पार्टी एंड सोल कंसिडरेशन, ये हमने देखा। और मैं आपको सबको बता दूं, ये रिवीजन है। अगर कोई पहली बार जीएसटी पढ़ रहा होगा और ये देख रहा होगा तो प्लीज ना देखे, या फिर देख रहे तो जितना समझा उतना कहना स्वाहा, समझ में, जितना समझा उतना कहना स्वाहा। ओके तो इसलिए तो मैंने वैल्यू ऑफ सप्लाई चालू किया, देखता और किसने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाउ उसके बाद में आते हैं सेक्शन 15(2) पे। अब सेक्शन 15(2) क्या कहता है, देखो 15(2) कहता है इंक्लूजन इन ट्रांजैक्शन वैल्यू, और यू कैन से एडिशन इन क्या, एडिशन इन ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है। अब ये एडिशन क्यों होता है? अब बहुत सी बार लोग जब इनवॉइस बनाते हैं ना, ओके, जैसा सेलर, एग्जाम्पल लो, ये फॉर्मेट ऑफ इनवॉइस है, थोड़ा समझ लो, ये आपका फॉर्मेट ऑफ इनवॉइस है, और ये टैक्स इनवॉइस दिखा आपको स्क्रीन पे, नहीं दिखा, ओके तो ठीक है, ये जो हाईलाइट कर रहा हूं क्या, टैक्स इनवॉइस, ठीक है। उसके बाद में होगा कौन, सेलर, और नेक्स्ट कौन होगा, बायर। सेलर की डिटेल्स और क्या, बायर की डिटेल्स दे दी। अब ये सेलर और बायर की डिटेल देने के बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, मोबाइल दिया, समझ लो, ओके, सारे डिस्क्रिप्शन और जीएसटी कैलकुलेट किया। कभी कभी इनवॉइस में एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है, ओके, एक्स्ट्रा कैसे चार्ज किया जाता है, फ्रेट चार्जेस एक्स्ट्रा, इंश्योरेंस चार्जेस एक्स्ट्रा, ठीक है, उसके बाद में पैकिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। अब मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, मतलब इन एडिशन टू प्राइस, जैसे मोबाइल की प्राइस समझ लो 1 लाख रुपए, कितनी प्राइस है, 1 लाख, तो 1 लाख प्लस ओके अदर चार्जेस, या कोई मशीनरी होगा तो एक्स्ट्रा चार्जेस। तो बहुत सी बार बायर इन एडिशन टू प्राइस एक्स्ट्रा पे करता है, एक्स्ट्रा पे करता है किसको, सेलर को, या सेलर के बिहाफ पे, आई रिपीट, क्या सेलर के बिहाफ पे एक्स्ट्रा पे करता है। तो क्या ये जो एक्स्ट्रा पे हुआ, ओके, क्या ये भी ऐड होगा? तो यस, इसके लिए आता है पिक्चर में सेक्शन क्या, 15(2), और सेक्शन 15(2) क्या कहता है, देखो जस्ट मिनट, हमारा कहां गया, जस्ट मिनट बेटा, हाँ 1 मिनट, चलो। तो मैं अगर आपको ये बताऊं तो ये लाइन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, और ये ध्यान से क्या कहते हैं, ओनली ये जो भी एडिशन होगा क्लॉज ए में, क्लॉज बी में, क्लॉज सी में, डी में और ई में, ये सारे क्लॉजेस आपको लर्न करने हैं 15(2) ए बी से लेके तो क्या ई तक। और वो कहते हैं इट ओनली चार्जेस एक्स्ट्रा तो ही आपको ऐड करना है, सेलर ने एक्स्ट्रा लगाया तो ही आपको ऐड करना है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब यहां पे क्लॉज ए देखते हैं। यहां पे क्लॉज ए क्या कहता है, क्लॉज ए कहता है कि अगर
सेलर ने एक्स्ट्रा लगाया टैक्सेस। बहुत सी बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक टैक्स तो बार बार आता है, म्युनिसिपल टैक्सेस चार्ज ऑन द मशीन। अगर आपने प्रॉब्लम में देखा होगा तो क्या, म्युनिसिपल टैक्सेस या एंटरटेनमेंट टैक्स, ये दो ही आते हैं। यानी आज तक जितने क्वेश्चन पूछे हैं दो ही आते हैं। अब अगर कोई भी टैक्सेस हो, ड्यूटीज हो, फीस हो और एनीथिंग चार्ज एज पर लॉ जो टैक्स नेचर का है और एक्स्ट्रा लगाया गया, इफ चार्ज बाय द सेलर, तो एक्सेप्ट जीएसटी, यानी जीएसटी छोड़ के कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स होगा, म्युनिसिपल टैक्स ले लो, एक्साइज ले लो, एंटरटेनमेंट टैक्स ले लो और बिल में एक्स्ट्रा लगाया है, तो वो आपको 15(2)(a) में ऐड करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जीएसटी जो है वो ऐड नहीं होगा। अब यहां ट्रिकी एडजस्टमेंट क्या होती है, थोड़ा ट्रिकी एडजस्टमेंट समझ लो मेरी बिल्डिंग है, एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूं कि भाई मेरी यहां पे बिल्डिंग है, ठीक है, और ये जो बिल्डिंग है मैं आपको रेंट पे दे रहा हूं। ओके, रेंट का इनवॉइस बना रहा हूं, ध्यान से सुनो, रेंट का इनवॉइस बना रहा हूं। मेरा रेंट जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपीज है। ओके, ये 1 लाख रुपीज वैल्यू है। अब आपको यहां कहां कंफ्यूज कर सकते हैं और ट्रिकी पॉइंट कहां पे आ सकता है आपको बता दूं। जो सप्लायर है, लैंडलॉर्ड, ओके, ये लैंडलॉर्ड म्युनिसिपल टैक्सेस दे रहा है। सुनो, मैंने क्या कहा, ये म्युनिसिपल टैक्सेस ले रहा है। दो चीजें हो सकती है, म्युनिसिपल टैक्सेस दे रहा है तो क्या, एक तो आपसे रिकवर करे या आपसे रिकवर ना करे, पर उसको खर्चा लग गया, 10,000 का। अब उसका डिसीजन है कि इनवॉइस में आपसे लेना कि नहीं लेना। आप बहुत अच्छे टेनेंट हो तो बोलेगा अरे डरो मत, मैं दे दूंगा, और आप खराब हो तो आपको देना पड़े। अब उसने अगर एक्स्ट्रा चार्ज किया, आई रिपीट, क्या कहा, उसने अगर एक्स्ट्रा चार्ज किया तो ऐड हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? उसने अगर एक्स्ट्रा चार्ज किया तो ऐड हो जाएगा। और सर उसने चार्ज ही नहीं किया, उसने पे किया, उसको कॉस्ट लगी पर उसने चार्ज नहीं किया, तो भाई साहब ये समझ लो, चार्ज किया होगा बायर को तो ही ऐड होगा, अगर चार्ज नहीं किया तो ऐड नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, इवन दो कॉस्ट इनकर्ड बाय द क्या, सेलर। तो आपको ट्रिकी एडजस्टमेंट कैसे आ सकती है? ट्रिकी एडजस्टमेंट ऐसे आ सकती है, म्युनिसिपल टैक्सेस कॉस्ट इनकर्ड बाय द लैंडलॉर्ड या सेलर बट नॉट चार्ज टू द बायर। तो समझ जाना, तुझे कॉस्ट लगी, उससे कोई लेना देना नहीं है, तुमने चार्ज नहीं किया, ओके, वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। डन डना डन डन, समझा होगा तो बोलो यस सर। ओके, तो यहां पे जहां तक है पहले एडजस्टमेंट कि यहां पे टैक्सेस जो है, ओके, ये टैक्सेस चार्ज हुए तो ही ऐड होगा, और दूसरा एक्सेप्ट क्या, जीएसटी। फॉर एग्जाम्पल, ओके, वैल्यू आपकी 1 लाख रुपीज है और टोबैको प्रोडक्ट है और उस पर एक्साइज लगाया, टोटल कितना हुआ, 20। तो बताओ टोटल 120 हो गया, तो आपका जीएसटी आएगा तो वो 1 लाख पे आएगा या एक्साइज ऐड करके आएगा? एक्साइज, क्योंकि आपको याद है टोबैको पे एक्साइज भी लगता है। ओके, तो टोबैको एक्साइज ऐड करके जीएसटी लगाया जाएगा। पर जीएसटी जो है ये टैक्स एक्सक्लूड होगा। मतलब बहुत सी बार आपको प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दी होती है, प्रॉब्लम में होता है प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ क्या, जीएसटी। प्राइस अगर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो वो सिचुएशन में आपको जो है यहां पे जीएसटी को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। फॉर्मूला समझ लो, ओके, क्योंकि जीएसटी कंसीडर नहीं होगा। मतलब प्राइस है 2 लाख विच इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो इनटू 100 डिवाइडेड बाय 118, ये आपकी क्या बन जाएगी, वैल्यू, ये आपकी बन जाएगी वैल्यू, और जीएसटी तो इनटू 18 डिवाइडेड बाय 118। चलो, इसमें क्लैरिफिकेशन है टीसीएस का। कम ऑन, किसका क्लैरिफिकेशन है, टीसीएस का। ओके, इसके ऊपर एक बार एडजस्टमेंट पूछी है। ओके, तो भाई टीसीएस क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। समझ लो सप्लायर है, ओके, और आपका रिसिपिएंट है, और इनकम टैक्स का टीसीएस कट है। आपने बिल दिया 1 लाख का, आपने क्या बिल दिया 1 लाख का, और इसने टीसीएस एक्स्ट्रा पे किया 10,000। अब इसने टीसीएस एक्स्ट्रा पे किया होगा, किसने, रिसिपिएंट ने, पर लॉ क्लैरिफिकेशन कहता है टीसीएस ये इनकम टैक्स की इंटरिम लेवी है। कम ऑन, क्या कहा मैंने, टीसीएस ये इनकम टैक्स की इंटरिम लेवी है, तो ये वैल्यू में ऐड नहीं होगा, यानी आपकी वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख। कम ऑन, ये वैल्यू में इसके कोई इंपैक्ट नहीं होगी, ना डिडक्ट होगा ना ऐड होगा। समझ में आया क्या? क्योंकि टीसीएस सीबीआई से कहता है ये इनकम टैक्स की इंटरिम लेवी है, दैट कैन नॉट बी से दैट एक्स्ट्रा अमाउंट पेड और एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज, दैट शुड नॉट बी एडेड। मतलब आपकी वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 1 लाख। डन डना डन डन, यस। ओके, तो ये हमने टीसीएस का पॉइंट भी इस यहां कवर कर लिया। उसके बाद में जहां तक देखा जाए, सेकंड क्लॉज बी क्या कहता है, क्लॉज बी कहता है थर्ड पार्टी पेमेंट। थर्ड पार्टी पेमेंट
मतलब क्या, थोड़ा मैं इसको लाइन बाय लाइन समझाता हूं. एनी पेमेंट वेयर सप्लायर इज लायबल टू पे फॉर सप्लाई, मतलब कोई ऐसा पेमेंट जिसकी लायबिलिटी किसकी थी, सप्लायर की. कोई ऐसा पेमेंट जिसकी लायबिलिटी किसकी थी, सप्लायर की. ठीक है. सप्लायर इज लायबल टू पे फॉर सप्लाई बट इनकर्ड बाय द क्या, रिसिपिएंट. किसको खर्च आया, रिसिपिएंट को. एंड नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस. चलो पहले तो मेरे साथ लर्न करो. क्लॉज बी में आपको एडिशन करना है तो 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए. पहली, सप्लायर इज लायबल टू पे, फिर टैक्स अमाउंट कुछ भी हो, अमाउंट कुछ भी हो, सप्लायर इज लायबल टू पे. सेकंड, इनकर्ड बाय क्या, रिसिपिएंट. इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट मतलब जो सप्लायर की लायबिलिटी थी वो पूरी किसने की, बायर ने. बायर ने. और तीसरा, नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस, और वो प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, ओके, यहां एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं, सप्लायर, रिसिपिएंट. सप्लायर को कुछ पेमेंट करना था थर्ड पार्टी को रिलेटेड टू दिस ट्रांजेक्शन. मे बी पेमेंट एडवर्टाइजमेंट का होगा, मे बी पेमेंट फ्रेट का होगा, पर लायबिलिटी किसकी थी, सप्लायर की थी. अब सप्लायर ने रिसिपिएंट को बेचा, वैल्यू है कितनी बेटा, 1 लाख. वैल्यू है कितनी, 1 लाख. और सप्लायर ने रिसिपिएंट को कहा कि जो मुझे देना है वो तू पे कर दे, जो मुझे देना है वो तू पे कर दे एक्स्ट्रा. आई रिपीट, एक्स्ट्रा मतलब नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस, एक्स्ट्रा दे दे, इन एडिशन टू प्राइस. तो इसने 10,000 एक्स्ट्रा दे दिया उसको. बताओ मुझे 10,000 इसने एक्स्ट्रा दिया, ये रिसिपिएंट की लायबिलिटी थी या सप्लायर की लायबिलिटी? इट वाज द लायबिलिटी ऑफ सप्लायर, इनकर्ड बाय रिसिपिएंट एंड नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस बिकॉज एक्स्ट्रा है. तो गवर्नमेंट कहती है भाई ये एक्स्ट्रा है, मतलब ही ओके, तुम्हारी टोटल वैल्यू 1 लाख नहीं हो सकती, तुम्हारा ये ट्रांजेक्शन का एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है और ये ट्रांजेक्शन का एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ तो ये क्या, ये 10,000 भी ऐड कर दिया जाएगा. यस, पर तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. अब आपको यहां ट्रिकी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ओके, ट्रिकी क्वेश्चन आता है जनरली फ्रेट पे. आज तक जो भी बेचा फ्रेट पे. ओके, जब सेल होते हैं, ध्यान सुनना, सेल होते हैं तो 2 टाइप के सेल होते हैं. एक सेलर रिसिपिएंट को सेल कर रहा है और यहां सेलर रिसिपिएंट को सेल कर रहा है. ओके, अब ये जो फ्रेट होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, अभी मैंने इनवॉइस बताया था, इनवॉइस में फ्रेट एक्स्ट्रा चार्ज हुआ, अरे है ना. एक सेल होता है बायर डेस्टिनेशन, कम ऑन, क्या कहा मैंने, बायर डेस्टिनेशन. एक सेल होता है बायर डेस्टिनेशन, मतलब हम आपके घर तक पहुंचाएंगे. तो यहां पे ट्रांसपोर्टेशन की लायबिलिटी, कम ऑन, क्या कहा मैंने, ट्रांसपोर्टेशन की लायबिलिटी किसकी होती है बेटा, सप्लायर की. ट्रांसपोर्टेशन की लायबिलिटी सप्लायर की होती है. तो सप्लायर पहुंचाएगा. तो अब क्या होता है कि ये इसको हम बायर डेस्टिनेशन को प्रॉब्लम में कभी कभी एफओआर भी वर्ड होता है. एफओआर मतलब फ्री ऑन रोड. क्या कहा मैंने, फ्री ऑन रोड, एफओआर भी कहा जाता है, फ्री ऑन रोड. तो क्या होता है, बहुत सी बार सप्लायर जो है, ओके, एफओआर बेसिस कि आप सिर्फ ऑर्डर तो हम पहुंचा देंगे. अब इसमें सप्लायर ने क्या किया, सप्लायर ने की, ओके, यहां पे क्या होना चाहिए था और उसने क्या किया, ये समझ लो. एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था कि वैल्यू जो है, वैल्यू कितना, 1 लाख, और फ्रेट एक्स्ट्रा लगा ना, तो फ्रेट 10,000, तो टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 1,10,000. पर सप्लायर ने क्या किया, सप्लायर बोल रहा है प्राइस 1 लाख, प्राइस कितना बेटा, 1 लाख, और मेरे बिहाफ पे ट्रांसपोर्टर को पे कर दे. किसको बोल रहा है, मेरे बिहाफ पे ट्रांसपोर्टर को पे कर दे, रिसिपिएंट को, जबकि लायबिलिटी किसकी है, सप्लायर की. और किसके बिहाफ पे हो रहा है, सप्लायर के बिहाफ पे. कौन पे कर रहा है, रिसिपिएंट, और कितना पे कर रहा है, 10,000. तो गवर्नमेंट कहती है अच्छा ये पेमेंट सप्लायर के बिहाफ पे है, तो अगर ये पेमेंट सप्लायर के बिहाफ पे है तो ये वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा. मेरी बात समझे क्या. लेकिन आपकी सेल हुई एक्स फैक्ट्री. एक्स फैक्ट्री मतलब ट्रांसपोर्टेशन जिम्मेदारी सप्लायर की नहीं. तो माल यहां से उठा फैक्ट्री से, एक्स शॉप, अरे है ना, तो गुड्स यानी ट्रांसपोर्ट करने की लायबिलिटी जो है या ऑब्लिगेशन किसका है, रिसिपिएंट का है. और वो सेल हुआ 1 लाख का, 1 लाख का सेल हुआ, और रिसिपिएंट ने जीटीए को पे किया फ्रेट, जीटीए को फ्रेट पे किया 10,000. तो बताओ ऊपर भी फ्रेट पे किया होगा, नीचे भी किया होगा, यहां पे भी उसने फ्रेट दिया कितना, 10,000. पर दोनों में एक फर्क है. पहले केस में सप्लायर ने लायबिलिटी ली. ओके, ये बताओ जो ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड है, बताओ समझा क्या. पहले केस में सप्लायर ने लायबिलिटी ली कि भाई मैं पे करूंगा, सॉरी
हाँ, सप्लायर ने लाइबिलिटी एंड इनकर्ड बाय द बायर, तो क्या वो ऐड हो जाएगा? यस। पर सेकंड केस में सप्लायर लाइबिलिटी ले रहा है क्या? नहीं, एक्स फैक्ट्री है, तो फिर इवन दो इनकर्ड बाय द बायर, समझा? हाँ, इवन दो इनकर्ड बाय द बायर बट सप्लायर इज नॉट लायबल टू पे, तो क्या ये 10,000 ऐड हो गए क्या? नहीं, ये 10,000 ऐड नहीं हो गए। मेरी बात समझ में आई क्या? ओके, समझाओ तो बोलो यस सर। ओके, तो यहां पे ये हुआ रिगार्डिंग टू क्या हमारा थर्ड पार्टी पेमेंट। और सर ये सिर्फ फ्रेट के लिए एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं, एनी अमाउंट, फिर वो एडवर्टाइजमेंट का हो, कमीशन का हो, पैकिंग का हो, किसी का भी हो, सप्लायर इज लायबल बट पेड बाय द बायर। ठीक है, केस स्टडी किस में भी आ सकती है। ये तो था बी क्लॉज। उसके बाद में सी क्लॉज क्या है भाई? ओके, तो सी क्लॉज है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। ओके, आपका सी क्लॉज है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। अब ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस यानी क्या? यहां सेलर इन एडिशन टू प्राइस, सेलर एक्स्ट्रा लगाता है इंश्योरेंस चार्जेस इन रिलेशन टू सप्लाई, सेलर एक्स्ट्रा लगा रहा है कमीशन चार्जेस अपने बिल में इन एडिशन टू क्या? सप्लाई। जैसे अगर आप ये इनवॉइस देखोगे तो इन एडिशन टू प्राइस सेलर एक्स्ट्रा बिल में ही लगा रहा है, फ्रेट एक्स्ट्रा लगा रहा है, इंश्योरेंस एक्स्ट्रा लगा रहा है, पैकिंग चार्जेस एक्स्ट्रा लगा रहा है। ये समझा नहीं समझा? ओके, अगर सेलर जैसे वॉट एवर द नेम, समझ लो मैं आप आ रहे मेरे पास, मैंने मटेरियल चार्जेस एक्स्ट्रा लगाए, तो मटेरियल चार्जेस एक्स्ट्रा लगाए इन रिलेशन टू माय ट्रांजेक्शन। तो लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि वॉट एवर चार्ज एक्स्ट्रा एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय इंसिडेंटल? इंसिडेंटल मतलब बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। कम ऑन, मैंने क्या कहा? इंसिडेंटल मतलब बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इंसिडेंटल एक्स्ट्रा लगाया। इट मे बी पैकिंग चार्जेस फॉर दिस ट्रांजेक्शन, लेबलिंग चार्जेस, रॉयल्टी चार्जेस, वारंटी चार्जेस, कुछ भी नाम आ सकता है एग्जाम में, या फिर इंश्योरेंस हो, धर्मदा। धर्मदा क्या होता है? फॉर चैरिटी। बहुत से सेलर चार्ज करते हैं 2 रुपए चैरिटी के लिए, बिल में एक्स्ट्रा लगाते हैं। समझ में आया क्या? या फिर वेवमेंट चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, वेइंग चार्जेस, फ्रेट चार्जेस, इंस्टॉलेशन, प्री डिलीवरी। हाँ, ये लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना, प्री डिलीवरी। ओके, बहुत सी बार सेलर बायर ने रिक्वेस्ट किया प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करवाओ, और सेलर ने प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करवाया ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ बायर, एक्स्ट्रा चार्ज। ओके, तो मुझे बताओ एक्स्ट्रा चार्ज किया तो वो ऐड हो जाएगा क्या? यस। ओके, तो वो ऐड कर दिया जाएगा। तो नाम कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहां वर्डिंग क्या है? एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन और पैकिंग चार्ज बाय द सप्लायर। भाई साहब, ऐड तभी करना जब चार्ज हो। आपको कंफ्यूज कैसे किया जाता है? सेलर हैज इनकर्ड अ कॉस्ट फॉर वेइंग बट नॉट चार्ज टू द बायर। भाई साहब, उसको कॉस्ट लगी होगी, पर अगर उसने चार्ज क्या नहीं किया तो वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। चार्ज किया तो ही वैल्यू में ऐड किया जाएगा। ओके, तो ये, और नेक्स्ट तो लाइन के कहते हैं एनी अमाउंट फॉर एनीथिंग डन। ओके, एनी अमाउंट फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लायर एट द टाइम और बिफोर डिलीवरी। इसका मीनिंग समझ लो। मैं सप्लायर हूं, आप बायर हो, आप मेरे यहां से गिफ्ट खरीद रहे हो, ठीक है? मैंने गिफ्ट बेच दिया आपको 1 लाख रुपीज में, पर आपने कहा सर दिवाली में मुझे ये गिफ्ट किसी और को देना है, तो स्पेशल दिवाली पैकिंग करके दो। तो आपने बोला एनीथिंग डन बाय द सप्लायर ऑन योर रिक्वेस्ट। समझ में आया? तो मैंने उसकी स्पेशल दिवाली पैकिंग करके दी। लेकिन मैंने बोला फिर देखो भाई 1 लाख और दिवाली पैकिंग का एक्स्ट्रा, मतलब क्या? 5,000। तो नॉर्मली सप्लायर नहीं दे रहा है, पर आपके रिक्वेस्ट पे चार्ज कर रहा है। अरे है ना? तो क्या वो भी ऐड कर दिया जाएगा? यस। एक चीज दिमाग में फिट कर लो भाई साहब, क्या जो भी सेलर ने चार्ज किया किसको? बायर को, वो ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 15(b) एंड C? 15(b) और C में क्या डिफरेंस है? 15(b) में सेलर चार्ज नहीं कर रहा है, पर सेलर के ब्याह पे बायर पे कर रहा है। अरे है ना? और C में क्या हो रहा है? सेलर खुद ही एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। तो सेलर अगर खुद ही एक्स्ट्रा चार्ज करेगा तो वो वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। फिर कोई भी एक्सपेंसेस हो, आपको प्रॉब्लम में दिखते हैं, आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद में डी क्लॉज। हाँ, डी क्लॉज थोड़ा अच्छे से समझ लो। और डी क्लॉज क्या कहता है? इंटरेस्ट और लेट फी। ओके, इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ओके, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा? डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और क्या? सर्विसेज। पूरे जीएसटी में आप जो है 2 टाइप के इंटरेस्ट देखोगे।
पहला इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और क्या, डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट्स। ये जहां पे भी आएगा, मतलब आपने किसी को लोन दिया, आपने किसी को एडवांस दिया या डिपॉजिट दिया, उसका क्या लिया, इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट जो है लोन का, ये सर्विस है, बट क्या, एग्जम्प्टेड। अगर आपको एग्जम्पशन चैप्टर याद होगा तो इसमें ये एग्जम्प्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ क्या बेटा, कंसिडरेशन। डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन मतलब क्या, सेलर ने गुड्स बेचा और क्रेडिट सेल की, क्या कहा मैंने, क्रेडिट सेल की, और उसने कहा कि देख 1 महीने में तूने पेमेंट नहीं किया मेरे गुड्स का, मेरे सर्विस का, तो मैं तुझे क्या लगाऊंगा, इंटरेस्ट। मतलब मैंने पहले तो सप्लाई कर दिया और सप्लाई का पैसा नहीं मिला, इसलिए क्या लगा रहा हूं, इंटरेस्ट। तो वो जो इंटरेस्ट मैं एक्स्ट्रा लगा रहा हूं, क्या वो वैल्यू में ऐड होगा क्या, यस। अब थोड़ा इस बात को आप समझ लो। ओके, इस बात को देखो, सप्लायर है और रिसिपिएंट है। सप्लायर ने अप्रैल में यहां पे सेल कर दिया, टैक्स इनवॉइस बन गया, सुनो, टैक्स इनवॉइस बन गया, वैल्यू कितनी है, 1 लाख। क्रेडिट सेल हुई, क्रेडिट सेल हुई मतलब क्या कि भाई पेमेंट बाद में दे दो, पर नो डाउट उसने टैक्स इनवॉइस बन गया, सप्लायर को तो जीएसटी देना पड़ेगा क्योंकि इनवॉइस बन गया, टाइम ऑफ सप्लाई आ गया। अरे यस और नो, उसने जीएसटी लगा दिया और जीएसटी एट द रेट क्या बेटा, 18%, और गवर्नमेंट को पे भी कर दिया। पर क्लॉज रखा, ओके, यहां क्लॉज रखा कि पेमेंट नहीं हुआ तो मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा। अप्रैल हो गया, मई, पेमेंट आया जून में, पेमेंट कब आया बेटा, जून में। पेमेंट लेट पेमेंट हो गया, लेट पेमेंट हो गया तो इसने क्या लगाया बेटा, इंटरेस्ट। समझ लो इंटरेस्ट लगाया 10,000, कितना लगाया, 10,000 नहीं, इतना बहुत ज्यादा हो गया, 2,000। ओके, इंटरेस्ट लगाया कितना, 2,000। अब ये 2,000 इंटरेस्ट डिले पेमेंट का है। अब ध्यान से सुनना, हम बात सिर्फ इंटरेस्ट की करेंगे क्योंकि ओरिजिनल इनवॉइस का असेसमेंट हो गया। मैंने क्या कहा, ओरिजिनल इनवॉइस का असेसमेंट हो गया, हम बात सिर्फ किसकी करेंगे, इंटरेस्ट की। ये बात समझा क्या। अब ये इंटरेस्ट एज पर लॉ, लॉ ये कहता है कि ये इंटरेस्ट इस वैल्यू का ही पार्ट माना जाएगा। कम ऑन, ये इंटरेस्ट इस वैल्यू का ही पार्ट माना जाएगा, मतलब रेट तो 18 ही होगा, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12(6) एंड 36, ये इंटरेस्ट का जीएसटी आपका जो लगेगा, ये इंटरेस्ट का जीएसटी उस मंथ में देना पड़ेगा जिस मंथ में वो रिसीव हुआ। आई रिपीट, क्या कहा, जिस मंथ में वो रिसीव हुआ उस मंथ में इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो जब, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको बता दो, जब भी आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट आ जाए, और दूसरी बात, इंटरेस्ट चार्ज किया होगा तो ही आएगा। अब कभी कभी आपको कैसा ट्विस्ट करते कि देयर इज अ डिले ऑफ पेमेंट फॉर 2 days, और 2 days डिले होने की वजह से इंटरेस्ट लगा, पर बाद में इंटरेस्ट वेव कर दिया, बाद में इंटरेस्ट वेव कर दिया या लेट फी वापस कर दी। आई रिपीट, क्या कहा मैंने, लेट फी वापस। अगर वेव हो गया इंटरेस्ट या लेट फी वापस कर दी, ओके, तो फिर ये वैल्यू में ऐड नहीं होगा। आई रिपीट, क्या कहा मैंने, ये वैल्यू में ऐड नहीं होगा। ये बात समझ में आई क्या, समझ। तो ये चार्ज होगा तो ही जीएसटी लगाया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जनरली जब भी इंटरेस्ट आएगा, अब सबने ध्यान से सुनना, जब भी इंटरेस्ट आएगा तो आप इसको डिफॉल्ट एजम्पशन, मैंने क्या कहा बेटा, डिफॉल्ट एजम्पशन, आप इसको क्या मानोगे, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। आप क्या मानोगे, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। मतलब ओके, जब आपको वैल्यू में ऐड करना है तो वैल्यू में कितना ऐड करोगे, 2,000 इंटू, बोलो बताओ, जो ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड है बोलो, 2,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118, इतनी वैल्यू ऐड करोगे, क्योंकि बाकी का क्या है, जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू में इतने ऐड करोगे, फिर टोटल पे अगर जीएसटी कैलकुलेट करना है तो करोगे, पर डिफॉल्ट एजम्पशन आपको ये इंक्लूसिव मानना पड़ेगा। डन 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 डन, ये हुई ना बात। ओके, जो ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड है यहां तक समझा होगा तो आपको पता है क्या करना है, क्या, एक लाइक कर देना है, ठीक है। तो यहां पे नाउ नेक्स्ट, ये तो हमने देखा रिगार्डिंग टू क्या, इंटरेस्ट। अब देखो एक चीज समझ लो, यहां पे स्टूडेंट में कंफ्यूजन क्या होता है, समझ लो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपने लिख दिया लिस्ट प्राइस, ओके, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, पहले लिख दिया लिस्ट प्राइस 1 लाख, लिखिए उसका रिमार्क, प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल। उसके बाद में प्रॉब्लम दिया होगा कमीशन, तो आपने कमीशन ऐड कर दिया 10,000, ठीक है।
अब प्रॉब्लम में दिया इंटरेस्ट, इवन दो मैं मंथ फेब का बना रहा हूं, सुनो कौन से मंथ का बना रहा हूं, फेब का, समझ लो ये, सॉरी फेब नहीं, अप्रैल, मैं अप्रैल का टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहा हूं, जबकि इंटरेस्ट का टैक्स कब पे होगा, जब वो रिसीव होगा, अरे है ना, जब वो पर आपने क्या करना, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त एकेडमिकली आपने क्या करना, इंटरेस्ट यहां ऐड कर देना, जो भी आएगा जितना भी आएगा इंटरेस्ट वो आपने क्या यहां ऐड कर देना, लेकिन फिर इसकी नोट डाल देना, यानी वैल्यू में तो ऐड कर देना, अरे है ना, और फिर उसकी नोट क्या डालोगे कि ऑन इंटरेस्ट जीएसटी इज पेएबल इन अ मंथ व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड, पर आप वैल्यू में ऐड कर देना। ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट चेक हो गए कि भाई वैल्यू में ऐड होता आपको पता है क्या, तो आप वैल्यू में ऐड करके नोट डाल देना कि इसका जीएसटी तब आएगा जब एक्चुअली रिसीव होगा। आई होप ये समझा कि नहीं समझा, मुझे बताओ जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है ये समझा कि नहीं समझा। ऐड अभी कर दो लेकिन नोट डाल दो कि टैक्स हम बाद में देंगे, टैक्स हम बाद, समझा होगा तो चलो 2 टाइप करो, समझा होगा तो 2 टाइप करो। चलो तो ये हुआ रिगार्डिंग टू क्या बेटा, इंटरेस्ट। तो यस वैल्यू में इंक्लूसिव माना जाएगा, हमने ले लिया। टीओएस कब आएगा, तो टीओएस व्हेन एक्चुअली क्या रिसीव, और रेट होगा तो रेट ओरिजिनल सप्लाई का ही रेट होगा, दैट इज 18%। ये तो था बेटा रिगार्डिंग टू क्या, इंटरेस्ट। अब बात करते हैं किसकी, सब्सिडी। अब बात करते हैं सब्सिडी, सभी ध्यान दो। सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सेप्ट सब्सिडी गिवन बाय क्या, गवर्नमेंट। थोड़ा इसको चार्ट में समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जब भी प्रॉब्लम में आपको सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है, प्रॉब्लम में सब्सिडी, तो एक होगी गवर्नमेंट सब्सिडी और एक होगी नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी। अब गवर्नमेंट सब्सिडी प्रॉब्लम में दी है, फिर वो कोई भी एंगल से दी हो, लिंक टू द प्राइस हो, लमसम सब्सिडी हो, क्या कहा मैंने, लिंक टू द प्राइस हो, लमसम सब्सिडी हो, वो वैल्यू में ऐड नहीं, किसी भी टाइप की गवर्नमेंट सब्सिडी नॉट टू बी एडेड इन द वैल्यू, वैल्यू में ऐड नहीं होगा। और वो वैल्यू में इंक्लूडेड होगी तो डिडक्ट करो, कम ऑन, मैंने क्या कहा, वो वैल्यू में इंक्लूड होगी तो डिडक्ट करो, पर वो वैल्यू में नहीं ली जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड, क्लियर, ओके, इधर ध्यान दो। तो अब यहां पे लेकिन नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी होगी, क्या कहा मैंने बेटा, नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी होगी, तो ये नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी वैल्यू में ऐड होगी, पर इसमें भी उन्होंने 2 पार्ट किए, नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी लिंक टू द क्या, प्राइस। अब प्रॉब्लम में इसके क्लू देंगे आपको, ओके, कि भाई जो है सब्सिडी दी गई एंड दैट इज लिंक टू द प्राइस, बोलेंगे वो लिंक टू द प्राइस, या जिसकी वजह से प्राइस कम हो गई, ऐसा बोलेंगे। तो अगर वो लिंक टू द प्राइस तो वो ऐड होगा, लिंक टू द प्राइस होगा तो वो क्या होगा बेटा, ऐड होगा। लेकिन अगर वो नॉट लिंक टू द प्राइस, यानी लमसम सब्सिडी, ओके, लमसम सब्सिडी जो प्राइस से लिंक नहीं है, इसको ब्लैंकेट सब्सिडी भी कहते हैं, मतलब प्राइस से कोई लेना देना नहीं, आपको इतनी सब्सिडी फिक्स दे दी, तो अगर लमसम सब्सिडी होगी तो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। ये पॉइंट समझा गया बेटा आपको। चलिए अब जिसके पास भी मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपको आपके पास मेरा क्वेश्चन है तो ये समझ लो, देखो मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ओके, मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे, थोड़ा ये समझ लो। क्वेश्चन नंबर 3, यस, जो बाद में रिकॉर्डेड मोड में देखेंगे, क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो पॉज करके देख लेना। क्वेश्चन 3 में ट्रांजैक्शन क्या हुए और इसमें ट्रिकी पॉइंट क्या था क्वेश्चन नंबर 3 में, ये देखो मैंने इसका यहां पे एक एनालिसिस बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में हुआ क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 में XYZ लिमिटेड था जिसकी एक प्लांट एंड मशीनरी थी, आई रिपीट, क्या XYZ लिमिटेड था जिसकी क्या प्लांट एंड मशीनरी थी, और इसने प्लांट एंड मशीनरी सेल किया एज इज वेयर इज बेसिस पे। अब सर ये एज इज वेयर इज बेसिस क्या होता है कि भाई जो है जैसी मशीन है, तू आ और तू आके तू लेके जा, मैं कुछ करने वाला नहीं है, जैसी है वैसी उठा, समझ में आया क्या। अब बायर ने बोला अरे डिलीवर कर देना, जैसी है वैसी है, ठीक है, तो ऐसे केस में एज, इसको बोलते हैं एज इज वेयर इज। बायर आया, बायर ने जो है
खुद उसको अनइंस्टॉल किया और उसके डिसमेंटलिंग चार्जेस बायर को एक्स्ट्रा लगे, और बायर को एक्स्ट्रा लगे कितना बेटा 3000, और मशीन जो सेल होगी वॉट एवर द प्राइस ऑफ द मशीन, समझ लो जो भी प्राइस होगी, और बायर को एक्स्ट्रा लगे कितना 3000। सवाल यह है कि ये बायर ने जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया कितना 3000 फॉर डिसमेंटलिंग ऑफ मशीन, और अज्यूम करो इसकी प्राइस समझ लो कितनी होगी 1 लाख। प्रॉब्लम में दिए क्या उसकी प्राइस, हाँ 2 लाख प्राइस, इसकी 2 लाख प्राइस है। तो क्या ये 3000 ये 2 लाख में ऐड हो गए क्या, थोड़ा तो सोचो ऐड हो गए तो आपको 15 दिमाग में आना चाहिए। 15 तो नहीं, 15 चार्ट तुम्हारे सामने है। 15 में इफ एनी सप्लायर्स लायबिलिटी, क्या कहा, इफ एनी सप्लायर्स लायबिलिटी बट इंकर्ड बाय द बायर एनी अमाउंट देन दैट शुड बी एडेड। पर मुझे बताओ डिसमेंटलिंग करना, क्या ये सप्लायर ने लायबिलिटी ली थी कि एज इज वेरियस बेसिस पे सेल किया था, एज इज वेरियस बेसिस पे सेल किया था, तो सप्लायर की लायबिलिटी नहीं थी। अगर ये सप्लायर की लायबिलिटी नहीं थी तो बायर ने जो थर्ड पार्टी को एक्स्ट्रा पे किया वो ऐड नहीं होगा। ऐड तभी होगा जब किसकी लायबिलिटी होनी चाहिए, सप्लायर की। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। यस, क्लियर, ओके। तो ये ऐड नहीं होगा, तो आपको लीगल प्रोविजन क्या जाएगी 15(2)(b), ओके। और आप लिखोगे कि कंक्लूजन क्या होगा, नॉट टू बी एडेड। क्यों नहीं ऐड होगा, क्योंकि वो सप्लायर की लायबिलिटी नहीं थी। तो जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट है समझा होगा तो फटाफट 3 टाइप करो, अच्छा क्वेश्चन था। फिर आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 फर्नीचर वाला क्वेश्चन था, ओके। और ये फर्नीचर वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बाद में आपने रीड कर लेना, सॉल्व कर लेना, ओके। इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, और जो बाद में रिकॉर्डेड मोड में पढ़ेंगे पॉज करके रीड करो और फिर मेरा एनालिसिस देखो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, एक फर्नीचर वाला था। ये क्वेश्चन में खास बात क्या थी और क्या ट्रिकी पॉइंट थे। एक फर्नीचर वाला था, वो फर्नीचर बेच रहा, उसकी पॉलिसी क्या थी मैं आपको बता दूं। उसकी पॉलिसी थी इफ डिस्टेंस ऑफ द कस्टमर अप टू 20 किलोमीटर्स तो वो फ्री डिलीवरी दे रहा है, मतलब कोई फ्रेट एक्स्ट्रा नहीं, मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा। एंड इफ डिस्टेंस ऑफ द कस्टमर मोर देन 20 किलोमीटर्स तो वो फ्रेट एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, सेलर एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है कितना 10 रुपीज पर एवरी एडिशनल किलोमीटर। भाई 20 किलोमीटर तो डरो मत में पहुंचा दूंगा, और उसके आगे होगा तो आपको मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा क्या, फ्रेट, और फ्रेट 10 रुपीज पर एवरी एडिशनल किलोमीटर, ओके। लीना कपूर ने यहां पे फर्नीचर खरीदा, लीना कपूर को फर्नीचर सेल हुआ कितने में 2 लाख में। उसका घर 18 किलोमीटर के अंदर था, उसका घर 20 किलोमीटर के अंदर था, तो सेलर ने इसको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया। टोटल प्राइस कितनी चार्ज की 2 लाख। तो अब देखो इसमें ट्रिकी पॉइंट क्या था, सेलर ने उसको कोई भी चार्ज नहीं किया, लेकिन सेलर को खर्चा आया 1000 रुपए। अरे सेलर ने किसी ऑटो वालों को बुलाया होगा, ट्रांसपोर्टर को बुलाया होगा, सेलर को खर्चा लगा डिलीवरी का 1000, पर सेलर ने उसको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया। अब आपसे मिस्टेक क्या हो जाएगी इसके अंदर पता है क्या, सेलर को एक्स्ट्रा लगा तो ऐड कर दो, नहीं, सेलर को कॉस्ट लगी होगी, लेकिन जब तक बायर को चार्ज नहीं होता है, बायर को तो फ्री है ना, तो वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। समझा गया भाई साहब, समझा होगा तो एमजेड टाइप करो, ठीक है। एमजेड मतलब मजा आ गया, ओके। तो ये यहां ट्रिकी पॉइंट है, समझ में आया क्या। तो यहां दूसरा एक सवाल पूछा उन्होंने, अगर ये डिस्टेंस 50 किलोमीटर होता, सॉरी हाँ, व्हाट इफ 50 किलोमीटर होता तो 18 की जगह 50 होता तो क्या, तो 50 होता तो वह वैल्यू जो है 30 किलोमीटर की एक्स्ट्रा, 30 किलोमीटर की एक्स्ट्रा, 20 तक तो फ्री है ना, 30 किलोमीटर की एक्स्ट्रा मतलब कितना 10 रुपीज यानी 300, तो वहां आपका वैल्यू 2,300,000 होता। डन 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 डन, यस। ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के लिए तड़प रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यहां पे क्या हुआ, भाई एडवर्टाइजमेंट सर्विस दी, और यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, माजदा बैनर्स एक सप्लायर था, और ये सप्लायर ने एबीसी को एडवर्टाइजमेंट सर्विस दी, और क्लॉज रखा कि 30 डेज में इंटरेस्ट फ्री है, मतलब 30 डेज तक पेमेंट कर देते हो तो हम आपको इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, पर 30 डेज से ज्यादा हो जाता है तो हम क्या लगाएंगे आपको, इंटरेस्ट। अरे यस और नो, इसने पेमेंट किया 32 डेज में, कम ऑन, क्या पेमेंट किया 2 डेज एक्स्ट्रा हुए,
2 days एक्स्ट्रा हुए, पर माजदा बैनर्स ने इंटरेस्ट वेव कर दिया। मैंने क्या कहा? 2 days का इंटरेस्ट वेव कर दिया, चार्ज नहीं किया। तो मुझे बताओ, जो 2 दिन का इंटरेस्ट है क्या नोशनल बेसिस पे ऐड होगा या ऐड नहीं होगा? ऐड नहीं होगा। देखो, कोई नोशनल बेसिस पे ऐड नहीं होगा, चार्ज होगा तो ही ऐड होगा, वेव होगा तो ऐड नहीं होगा। ये ट्रिकी पॉइंट था यहां पे। अरे समझा ही नहीं समझा? फिर क्वेश्चन नंबर 7, अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हो, अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। ओके, ये क्वेश्चन चांद मैन्युफैक्चरर का, ओके, ये क्वेश्चन पूछा था। चलो क्वेश्चन नंबर 7 चांद मैन्युफैक्चरर का, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसके फैक्ट्स। ये इसमें क्या हुआ था, एक मेसर्स चांद था। मेसर्स चांद पेपर प्रोडक्ट बना रहा था। कौन क्या बना रहा है? पेपर प्रोडक्ट्स बना रहा है, ठीक है। अब ये जो पेपर प्रोडक्ट बना रहा है, फैक्ट्री पुणे में थी। इसके 2 एजेंट थे, केला एंड क्या, बेला। दोनों डेल क्रेडिटरी एजेंट थे। कम ऑन, दोनों क्या, डेल क्रेडिटरी एजेंट। मतलब क्या, वो गारंटी लेते हैं कि बायर ने अगर पेमेंट नहीं किया तो वो पे करेंगे। डेल क्रेडिट एजेंट थे। लेकिन जो केला था वो अपना ओन इनवॉइस बना रहा है। केला था वो अपना ओन। देखो, ऐसा एनालिसिस अगर पहली बार आप करके रख देते हो क्वेश्चन का, तो जब आप रिवाइज करने बैठोगे ना, तो फटाफट ट्रिकी पॉइंट मिल जाएगा आपको। क्या ट्रिकी पॉइंट है? यानी पूरा क्वेश्चन है आपका आधी घंटे में रिवाइज, चैप्टर वो आधी घंटे में रिवाइज हो जाएगा। ओके, ये बात का ख्याल रखना। पर ऐसे डायग्राम्स बना के वहां चिपका देना, या उसका एक बुक बना लेना। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि एग्जाम का टाइम कम से कम में आपका पूरा सिलेबस होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब देखो इसमें क्या, केला भी डीसी है, बेला भी डीसी है, डेल क्रेडिटरी एजेंट। पर केला जब बेच रहा है तो प्रिंसिपल इनवॉइस पर बेच रहा है। मतलब केला जब आगे दे रहा है तो इनवॉइस खुद का बना रहा है या प्रिंसिपल का बना रहा है? प्रिंसिपल का। और जब बेला दे रहा है तो अपना ओन इनवॉइस बना। अब देखो यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, सप्लाई चैप्टर में आपको याद होगा, तो पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, क्या कहा मैंने? पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। पैरा 3 ऑफ द शेड्यूल 1 कहता है कि अगर इनवॉइस प्रिंसिपल का है, कम ऑन, क्या कहा मैंने? इनवॉइस प्रिंसिपल का है, तो इस जो स्टॉक एजेंट को दिया इस पर जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, आपका सप्लाई चैप्टर में मैं बहुत अच्छे से कवर कर लूंगा। पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, ओके, इस पे नहीं आएगा। लेकिन अगर एजेंट का ओन इनवॉइस है, बोलो भाई जो ऑनलाइन कनेक्टेड है, एजेंट का ओन इनवॉइस है, तो क्या ये स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी आ जाता है? हाँ, ये जो स्टॉक ट्रांसफर होगा उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? सप्लाई पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब देखो यहां पे क्या हम सप्लाई डिस्कस कर रहे हैं क्या? नहीं। अब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं बताता हूं। ये केला जो है बायर की गारंटी देता है, और बायर ने पेमेंट नहीं किया तो ओके, उसको शॉर्ट टर्म लोन देता है, और वो शॉर्ट टर्म का क्या, इंटरेस्ट, आई रिपीट, शॉर्ट टर्म का इंटरेस्ट लगाता है कि भाई मैंने तेरे को, देख तूने पेमेंट कर देना चाहिए था, पर तूने पेमेंट नहीं किया, तो तेरे ब्याह पे मैंने किया, मतलब ही लोन दिया। अरे है ना? और वो लोन दे रहा है तो उसका क्या लगाता है? इंटरेस्ट। बेला भी आगे इंटरेस्ट लगा रहा है, केला और बेला दोनों भी क्या लगा रहे हैं? इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट लगा रहे हैं बेटा, तो यहां पे सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन है। और सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन क्या है? अगर इनवॉइस प्रिंसिपल का है, जब एजेंट बायर को दे रहा है तो इनवॉइस किसका है? प्रिंसिपल का है, तो ये इंटरेस्ट जो है ये सेपरेट ट्रांजैक्शन माना जाएगा, और ये लोन का माना जाएगा, और लोन का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट रहेगा। लोन का इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि अगर इनवॉइस प्रिंसिपल का है तो बायर का कनेक्शन किसके साथ है? प्रिंसिपल। तो ये लोन जो दिया वो सेपरेट है, ये लोन जो दिया वो सेपरेट है। ये बात समझी क्या? तो ऐसे केस में ये इंटरेस्ट वैल्यू में ऐड नहीं होगा और ये एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन अगर डीसीओ ओन इनवॉइस दे रहा है, तो ओन इनवॉइस मतलब अब इन दोनों की बात आ गई। ओन इनवॉइस मतलब क्या? अब ये दोनों डायरेक्ट कनेक्ट हो गए, और अगर ये दोनों डायरेक्ट कनेक्ट हो गए और ये अब उसको इंटरेस्ट लगा रहा है, तो ये इंटरेस्ट अब लोन का नहीं माना जाएगा। ओके, क्योंकि इनवॉइस उसका है, इनवॉइस एजेंट का है, तो ये इंटरेस्ट डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा, और ये इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाएगा। सिंपल वे में व्हाट इज कंक्लूडिंग लाइन? कंक्लूडिंग लाइन बेटा यहां पे ये है, सुनो, सॉरी, कंक्लूडिंग लाइन ये है कि एजेंट प्रिंसिपल इनवॉइस तो इंटरेस्ट नॉट टू बी एडेड। बोलो, एजेंट प्रिंसिपल इनवॉइस तो इंटरेस्ट नॉट, और एजेंट ओन इनवॉइस तो इंटरेस्ट टू बी एडेड इन द वैल्यू। डन 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 डन। ये क्वेश्चन नंबर यहां पे हमने देखा था 7। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे देखो, ये स्टूडेंट समझा क्या? जो ऑनलाइन कनेक्टेड है समझा क्या? समझा होगा तो क्या डायल करना है? MZ। जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है। ओके, अब आ जाओ यहां पे। ये तो चांद का क्वेश्चन हमने देख लिया,
9 वाला क्वेश्चन देखो, शार्प माइंड इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है। और ये शार्प माइंड इंस्टीट्यूट में इन्होंने क्लियर किया, लिखा हुआ है कि सब्सिडी लमसम है। सब्सिडी क्या? लमसम है, क्लियर दिया हुआ है, मतलब नॉट लिंक टू द प्राइस। तो ये केस में क्या हुआ था, शार्प माइंड इंस्टीट्यूट जो थी, ओके, ये सर्विस दे रही है एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट को, फीस है 10,000, और प्रिविलेज स्टूडेंट को भी वो सर्विस दे रही है, ओके। लेकिन अब जो प्रिविलेज स्टूडेंट को सर्विस दे रही है, तो इसके लिए कोई चैरिटेबल ट्रस्ट इनको या कोई यहां पे डोनेशन दे रही है लमसम, नॉट लिंक टू द प्राइस। अगर लमसम दिया जा रहा है तो ये वैल्यू में ऐड नहीं होगा। एक मिनट, सब्सिडी गवर्नमेंट की नहीं, एनजीओ की है। सब्सिडी किसकी है? एनजीओ की, नॉन गवर्नमेंट है, और वो भी क्या है बेटा? लमसम है। लमसम ऐड नहीं होगा, पर अगर समझ लो लिंक टू द प्राइस होगा तो, लिंक टू द प्राइस होगा तो ऐड कर दिया जाएगा। चलो, ये भी कॉन्सेप्ट हमारे हो गए। अब देखो, मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं सब्सिडी से रिलेटेड। सारे स्टूडेंट ध्यान रखना, मैं स्लो जा रहा हूं। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, समझ लो आपकी प्राइस है 1 लाख, सभी ध्यान देना, आपकी प्राइस है 1 लाख, सब्सिडी है 10,000, टोटल क्या हुआ? 1,10,000, 1,10,000। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, ओके, इसमें ये हो सकता है, आपको प्रॉब्लम में कैसे कंफ्यूज करेंगे। समझ लो आपकी नेट प्राइस 1 लाख और टोटल प्राइस 110। मुझे पहले तो बताओ, नेट मतलब एक्सक्लूडिंग सब्सिडी, एक्सक्लूडिंग सब्सिडी नेट है, और टोटल मतलब टोटल या लिया जाएगा लीस्ट प्राइस इंक्लूडिंग सब्सिडी। इंक्लूडिंग सब्सिडी मतलब सब्सिडी इंक्लूडेड है, टोटल 110 है, आपको दोनों प्राइस दी जा सकती है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग एंड क्या? इंक्लूडिंग। अब देखो, प्रॉब्लम में दिया गवर्नमेंट सब्सिडी, प्रॉब्लम में क्या दिया है? गवर्नमेंट सब्सिडी। मुझे बताओ, अगर आपके प्रॉब्लम में गवर्नमेंट सब्सिडी दी है और नेट प्राइस दी है, तो गवर्नमेंट, पहले तो बताओ, गवर्नमेंट सब्सिडी ऐड होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है, ऑलरेडी नेट है, ऑलरेडी नेट है, तो आप सेपरेट ऐड नहीं करोगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी नेट है। पर अगर आपको प्रॉब्लम में उन्होंने इंक्लूडिंग बोला है, अगर आपको प्रॉब्लम में उन्होंने क्या? इंक्लूडिंग बोला है, तो बताओ इंक्लूडिंग में क्या रहने दोगे या लेस करोगे? लेस करोगे, क्योंकि वो ऐड नहीं होती है और वो इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है तो लेस करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? ये किसकी बात किया मैंने? गवर्नमेंट सब्सिडी। अब सेकंड, नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी लिंक टू द क्या? प्राइस, लिंक टू द प्राइस। अब ये क्या है मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। नॉन गवर्नमेंट लिंक टू द प्राइस, अब समझ लो आपको ये नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी दी है लिंक टू द प्राइस, नेट प्राइस प्रॉब्लम में दी हुई है। मुझे बताओ, प्रॉब्लम में अगर नेट प्राइस दिया है, पहले तो बताओ नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं, और वो नेट है, नेट है तो ऐड कर देंगे, अरे है ना। और बताओ अगर वो इंक्लूडेड होगी, वो ऑलरेडी इंक्लूड है, ऑलरेडी इंक्लूड है तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड। बस ये टेबल इंपॉर्टेंट है, और जो बाद में रिकॉर्डेड में देखोगे ये टेबल लिख लेना भाई, ये टेबल सच में बहुत काम का टेबल है, ठीक है। मुझे बताओ, जो ऑनलाइन कनेक्टेड है, समझा कि नहीं समझा? जो ऑनलाइन कनेक्टेड है, समझा कि नहीं समझा? समझा होगा तो यस 3 टाइप करो। चलो, ऐसे 10 तक टाइप करने बोलूंगा आपको, हाँ, तो यहां 3 टाइप करो। तो ये जो था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, 2-3 बार पढ़ना तो आपको समझ में आएगा। चलो, ये हमने देखा रिगार्डिंग टू सब्सिडी। अब चार्ट में आ जाओ। चार्ट में हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, और सेक्शन क्या? 15(3). ओके, चार्ट में अब हम यहाँ पे हमारे जो चार्ट है इसमें 3rd पॉइंट पे आते हैं, और हमारा 3rd वाला सेक्शन 15(3), डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट। और इसकी ट्रिकी एडजस्टमेंट समझ लो। डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट, एनी डिस्काउंट, लाइन देखो क्या है, कोई भी डिस्काउंट हो, टर्न और ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, नाम कुछ भी दिया हो प्रॉब्लम में, नाम क्या कुछ भी दिया हो, एनी डिस्काउंट इज डिडक्टेबल फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई, आपके डिडक्ट होगा। लेकिन इसमें 2 टाइप के डिस्काउंट है, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी, क्लॉज ए और क्लॉज बी। अब क्लॉज ए क्या कहता है देखो, क्लॉज ए कहता है कोई भी डिस्काउंट गिवन एट द टाइम या बिफोर सप्लाई, अगर तुमने बेचते वक्त, गुड सप्लाई करते वक्त इमीडिएट डिस्काउंट दिया या उसके पहले दिया तो वो डिडक्टेबल ही है, वो डिडक्टेबल ही है, बस रिकॉर्डेड इन द क्या? इनवॉइस। मतलब क्या? मतलब एग्जांपल लो, ओके, आप जब बेच रहे हो, समझ लो बेटा, आपने जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, ओके, मोबाइल है,
और जब आप सप्लाई कर रहे हो तो टोटल प्राइस 1 लाख है, लेकिन उसी वक्त आपने डिस्काउंट दे दिया 10,000, उसी वक्त आपने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया 10,000, तो आपको डिस्काउंट का डिडक्शन मिल जाएगा और आपकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90,000, और उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया जाएगा। ये डिस्काउंट का डिडक्शन सेक्शन 15(3)(a) में। अच्छा, ये डिस्काउंट नाम कुछ भी हो, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, वारंटी डिस्काउंट, वॉट एवर इट में भी, आपने इमीडिएट दिया, आपको दे दिया जाएगा, बट इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। इनवॉइस में आपको अलग से बताना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, रिकॉर्ड इन द इनवॉइस। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछते हैं वो सेकंड पार्ट पे पूछते हैं, और वो सेकंड पार्ट है पोस्ट सप्लाई। ओके, सेकंड पार्ट है क्या बेटा, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। व्हाट इज दिस पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट? मतलब डिस्काउंट इज गिवन आफ्टर सप्लाई। सप्लाई हो गया, इनवॉइस बन गया, इनवॉइस भी बन गया, पर डिस्काउंट दिया बाद में। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई। अब देखो इसकी कंडीशन क्या है। अगर किसी को भी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का डिडक्शन लेना है तो सबसे पहले तो अग्री होना चाहिए, और अग्री कब होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब जब तुमने सप्लाई किया, जब तुमने इनवॉइस बनाया, तो इसमें लिखा होना चाहिए, ओके, स्पेशल नोट, और स्पेशल नोट आपके इनवॉइस में लिखी होनी चाहिए क्या, कि ई पेमेंट इज मेड विद इन क्या 15 days, देन वी विल गिव द क्या डिस्काउंट, या टर्न ओवर डिस्काउंट, या वॉट एवर इट मे बी, पर इट शुड बी एग्रीड एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई। समझ में आया? सर अगर ओरिजिनल सप्लाई किया और तब वो एग्री नहीं है, कम ऑन, ओरिजिनल सप्लाई किया और तब वो एग्री नहीं है, तो वो सिचुएशन में आपको पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के डिडक्शन नहीं मिलेंगे। तो अगर आप चार्ट देखते हो, इफ इट इज एग्रीड तो बात आगे होगी, इफ इट इज नॉट एग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई तो कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। हाँ, एग्रीड है तो फिर आगे की कंडीशन, अगर एग्रीड है तो पहली कंडीशन होगी एग्रीड, दूसरी कंडीशन डिस्काउंट इज डिडक्टिबल इफ लिंक टू द क्या इनवॉइस। आपको इनवॉइस से लिंक करके देना पड़ेगा कि मैं किस इनवॉइस का डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट तो आप बाद में दोगे, और डिस्काउंट जो आप बाद में दोगे उसकी क्या दोगे, क्रेडिट नोट। डिस्काउंट की क्या दी जाती है, क्रेडिट नोट। सप्लायर बायर को क्रेडिट नोट इशू करेगा, तो वो क्रेडिट नोट जब आप दोगे किसको, बायर को, डिस्काउंट का, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन से इनवॉइस की क्रेडिट नोट है, लिंक टू द इनवॉइस। एंड थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, एंड दैट क्या, आईटीसी इज रिकवर्ड बाय द क्या रिसिपिएंट, सॉरी रिकवर्ड नहीं, यहां चेंज कर देना, रिवर्स, आईटीसी इज रिवर्स बाय क्या रेसिपिएंट। तो व्हाट आर द 3 कंडीशंस बेटा, अग्रीड होना चाहिए, सेकंड लिंक टू द इनवॉइस होना चाहिए, एंड रिवर्स बाय क्या रेसिपिएंट, उसका प्रोपोर्शनेट आईटीसी, तो जाके सप्लायर को आउटपुट टैक्स से डिडक्शन दिया जाएगा। सर ये आईटीसी रिवर्स क्या है? ओके, आईटीसी रिवर्स क्या है थोड़ा समझ लो। देखो, सप्लायर ने बायर को गुड्स बेच दिया, सुनो, सप्लायर ने बायर को गुड्स बेच दिया, उसका इनवॉइस बन गया, इनवॉइस बना, वैल्यू 1 लाख, और जीएसटी कितना, तो जीएसटी 18,000, ठीक है। पर जब सप्लाई हुआ तब नहीं पता कि ये पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, अर्ली पेमेंट करेगा क्या, कैश डिस्काउंट, पर हमने लिखा, एग्रीमेंट में लिखा कि भाई तूने अगर अर्ली पेमेंट किया तो हम तुझे बाद में डिस्काउंट देंगे, ठीक है। एंड इट इज व्हाट एग्रीड, इट वाज क्या अग्रीड, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इनवॉइस बन गया, जीएसटी लग गया, हो सकता है मैंने जीएसटी पे भी कर दिया हो, कितना पे कर दिया गवर्नमेंट को, 18,000 पे भी कर दिया हो। अब ये पे करने के बाद ये बंदा इतना अच्छा निकला कि उसने सच में पे कर दिया विद इन टाइम। अब विद इन टाइम पे हो गया तो इसको बाद में मुझे क्या देना पड़ेगा, मैंने तो इसको प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था कि डिस्काउंट दूंगा। अब समझ लो जून में मैंने इसको भेजी क्या क्रेडिट नोट, जून में भेजी क्या क्रेडिट नोट, डिस्काउंट मतलब उसको जा रही है क्या क्रेडिट नोट। मैंने डिस्काउंट दिया उसको 10,000, कितना डिस्काउंट दिया 10,000 बाद में, तो बाद में अगर डिस्काउंट दे रहा हूं 10,000 तो उसका प्रोपोर्शनेट जीएसटी कितना आएगा 18% के हिसाब से 1800। तो पर इस सप्लायर ने तो ऑलरेडी पूरा टैक्स दिया है, जबकि बाद में डिस्काउंट। मुझे बताओ, आप ही बताओ, अगर मैं यहां पे 1 लाख के बजाय 90,000 चार्ज करता तो जीएसटी कम होता ना, अरे आया ना। अब इस बंदे ने तो ऑलरेडी पे कर दिया कितना 18,000, जबकि बाद में डिस्काउंट दिया है,
तो क्या इस टैक्स का इसमें से डिडक्शन आएगा क्या? पहली बात तो मैं बता दूं, इस टैक्स का डिडक्शन आपको पीछे जाके नहीं मिलता है, समझ में आया क्या? इस टैक्स का डिडक्शन जो जून की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आएगी, क्या कहा मैंने, जून की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जून, उसमें से कम हो जाएगा, उसमें से कम कर दिया जाएगा। डिस्काउंट का ऐसा बेनिफिट दे देते हो, लेकिन कंडीशन है कि जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट ने अगर ओरिजिनल 18,000 का क्रेडिट ले लिया होगा तो उसमें से उसको 1800 रिवर्स करना पड़ेगा। अगर रिसिपिएंट रिवर्स करेगा, क्योंकि उसको तो मैंने इनवॉइस दे दिया, वो इनवॉइस पे उसने क्रेडिट भी ले लिया होगा, अरे है ना, तो वो अगर उतना प्रोपोर्शनेट 1800 रिवर्स करेगा तो ही सप्लायर को आउटपुट में से लायबिलिटी कम किया जाएगा, तो ही डिडक्शन मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। तो ऐसे सिचुएशन में ये था रिगार्डिंग टू डिस्काउंट। और फिर स्टैगर्ड डिस्काउंट, क्या हम अलग अलग डिस्काउंट अलग अलग लोगों को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। उसके बाद में ईयर एंड डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, इफ इट इज एग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड गिवन बाय क्रेडिट नोट। अगर जो भी डिस्काउंट ईयर एंड होगा और ईयर एंड डिस्काउंट आपने बाद में दिया होगा पर वो अग्री होगा, कम ऑन, अगर वो अग्रीड होगा तो उसका भी डिडक्शन मिलेगा। सेकेंडरी डिस्काउंट मतलब ही जो डिस्काउंट बाद में दिया गया, जो एग्री नहीं था, तो उसका बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। ये डिस्काउंट के हमने देखे। अब देखो लास्ट, यहां पे थोड़ा समझ लो, यहां कुछ क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ 14 पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। FlowPro, a registered supplier, sold a machine to BP Limited. It provides following information in this regard. ठीक है, price of the machine excluding taxes and other charges of 2 and 3, मतलब प्राइस जो दिए जिसमें अदर चार्जेस कंसिडर्ड नहीं है। कितना दिया प्राइस ऑफ द मशीन? 25,000। ठीक है, तो बताओ मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी हुई? 25। नेक्स्ट, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस, सच चार्जेस वेर पेबल बाय मेसर्स FlowPro बट सेम हैव बीन डायरेक्टली पेड बाय बीपी लिमिटेड। मतलब क्या, ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस किसकी लायबिलिटी थी? सप्लायर की लायबिलिटी थी, सप्लायर की, पर पेड बाय द बायर। तो क्या ये वैल्यू में ऐड हो गए? यस, 15(2)(b) में ये ऐड किए जाएंगे। थर्ड, फ्रेट चार्जेस फॉर डिलीवरी ऑफ द मशीन, मेसर्स FlowPro हैज एग्रीड टू डिलीवर द गुड्स बीपी लिमिटेड प्रीमाइसेस। अब मुझे ये बताओ कि यहां पे फ्रेट एक्स्ट्रा चार्ज किया, पेड एक्स्ट्रा चार्ज किया तो क्या ये 2000 भी ऐड हो जाएंगे? यस। उसके बाद में सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, कम ऑन, क्या कहा मैंने? स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिडी मिली ऑन सेल ऑफ मशीन अंडर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस। अरे गवर्नमेंट की सब्सिडी कोई भी हो ऐड नहीं होगी। और नीचे दिया है प्राइस ऑफ द मशीन इज नेट ऑफ सब्सिडी, मतलब मुझे बताओ ये प्राइस इंक्लूडेड सब्सिडी है या नेट है? नेट है, मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी डिडक्ट करेंगे या कुछ नहीं करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिडक्टेड है, अरे है ना। और नीचे नेट दिया हुआ है, नेट दिया है मतलब ऑलरेडी डिडक्टेड है, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, नील एडजस्टमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड ये। और लास्ट वो कहते हैं डिस्काउंट 2% ऑफ लिस्ट प्राइस। ओके, लिस्ट प्राइस का डिस्काउंट 2% दिया गया, वो डिस्काउंट लेस हो जाएगा तो आपकी वैल्यू यहां कवर हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये हमने ये प्रॉब्लम में देखा। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में एक एडजस्टमेंट है और वो है सब्सिडी। बाकी तो ठीक है, देखो म्युनिसिपल टैक्सेस है तो वो ऐड करना पड़ेगा आपको। उसके बाद में सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम श्री राम ट्रस्ट, आई रिपीट, क्या कहा मैंने? श्री राम ट्रस्ट से सब्सिडी मिली, मतलब गवर्नमेंट से मिली या अदर देन गवर्नमेंट से मिली? अदर देन गवर्नमेंट से मिली। सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, प्राइस से लिंक है। और नीचे नोट दिया है प्राइस ऑफ द गुड्स नेट ऑफ सब्सिडी। मुझे बताओ ऊपर की जो प्राइस दी है 1 लाख, क्या ये इंक्लूडेड सब्सिडी है या नेट ऑफ सब्सिडी? और नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी आप क्या करते हो? ऐड करते हो, और ये नेट है तो क्या ऐड करना पड़ेगा क्या? हाँ, ये ऐड करना पड़ेगा, तो ये सब्सिडी ऐड हो जाएगी। दूसरा यहां पे देखो एक लेट फी वाला एडजस्टमेंट है। ये लेट फी वाला एडजस्टमेंट क्या है बताया गया कि लेट फी लगाई पर बाद में वेव कर दी गई, लेट फी लगाई बाद में वेव। अब सेक्शन 15(2)(d) क्या कहता है कि इंटरेस्ट लेट फी होगा तो ऐड होगा, पर चार्ज किया तो ऐड होगा, अगर वो वेव कर दिया तो ऐड नहीं होगा। तो भाई साहब देखो लेट फी हमने ऐड नहीं की, क्यों? क्योंकि उसको वेव कर दिया। ये समझ में आया? तो ये प्रॉब्लम में ये एडजस्टमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप देखोगे तो एक बहुत अच्छी एडजस्टमेंट थी, और वो था, बाकी तो ठीक है, प्राइस ऑफ द मशीन, थर्ड पार्टी पेमेंट, डिस्काउंट, ये तो ओके। ये देखो कोली लिमिटेड प्रोवाइड्स एडिशनल डिस्काउंट, कोली लिमिटेड सप्लायर था,
और कोहली लिमिटेड ने एडिशनल डिस्काउंट 1% ईयर एंड में सप्लाई किया बेस्ड ऑन एडिशनल परचेस ऑफ अदर मशीनरी फॉर विच एडजस्टमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी चेंज इन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। कोहली लिमिटेड ने जो मशीन सेल हुई उसका एडिशनल डिस्काउंट दिया और ये एडिशनल डिस्काउंट बाद में दिया। तो मुझे बताओ ये प्री डिलीवरी है या पोस्ट सप्लाई है? पोस्ट सप्लाई। तो पोस्ट सप्लाई में कौन सी चीजें चाहिए कि वो एग्रीड होनी चाहिए, लिंक टू द इनवॉइस होना चाहिए। ओके तो अगर आप देखोगे तो 1% एट द ईयर एंड एडिशनल परचेस ऑफ अदर मशीनरी, पर वो कोई भी लिंक टू द इनवॉइस नहीं है और ब्रॉड सेंस में वो एग्रीड भी नहीं है। तो वो अग्रीड भी नहीं है और लिंक टू द इनवॉइस भी नहीं है, तो ऐसे केस में ये एडिशनल डिस्काउंट ऐड नहीं किया जाएगा। एंड बेटा यस, एक क्वेश्चन नंबर 19 में बस एक एडजस्टमेंट लेना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका पहला सेल जो हुआ, पहला सेल आपने 2 lakhs का किया, नो डाउट एक्स्ट्रा पैकिंग चार्जेस, फ्रेट, ट्रांजिट, एक्स्ट्रा डिजाइनिंग, टैक्स सब ऐड होगा। पर इसमें एडजस्टमेंट खास क्या है पता है क्या? ट्रिकी पॉइंट क्या है? जो एक्स्ट्रा सेल हुआ 2 lakhs में हमने कस्टमर को बेचा और कस्टमर को हमारा गुड्स पसंद आया तो उसने और एक ऑर्डर दी। कस्टमर ने जब दूसरी ऑर्डर दी तो पहले इनवॉइस पर हमने डिस्काउंट दिया। सुनना, कस्टमर ने जब क्या दूसरी ऑर्डर दी तो हमने पहले इनवॉइस का डिस्काउंट दिया। तो मैं आपको बता दूं ये डिस्काउंट जब ओरिजिनल इनवॉइस बना था तब अग्रीड नहीं था, ये तो बाद में उसको पसंद आया तो हमने बाद में उसको डिस्काउंट दिया। तो मुझे बताओ क्या इसका डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि इट वाज नॉट अग्रीड एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस, इवन दो इट इज लिंक्ड टू द ओरिजिनल इनवॉइस बट नॉट अग्रीड। समझ में आया क्या? तो इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। और बेटा क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप देखोगे तो लिस्ट प्राइस दी है आपकी, कितनी दी है लिस्ट प्राइस? 50,000। इसमें ट्रिकी एडजस्टमेंट क्या थी? सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एंड इंक्लूडेड इन द लिस्ट प्राइस। ओ भाई साहब क्या लिखा है यहां पे? इंक्लूडेड। यानी लिस्ट प्राइस नेट है या इंक्लूडेड है? इंक्लूडेड है, मतलब 50,000 में सब्सिडी इंक्लूडेड है। अच्छा ये पहले बताओ सब्सिडी किसकी है? हाँ ओके, नॉन गवर्नमेंट की है। क्या हमने ऐड करना चाहिए? नॉन गवर्नमेंट तो ऐड करना चाहिए ना, पर वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। सो इस तरह से हमने यहां पे कवर कर लिया वैल्यू ऑफ सप्लाई। बाकी बेटा मैं आपको बता दूं इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन है, सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन जो नए आए हैं, और ये नया सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन ये अमेंडमेंट लेक्चर ओके आपको 2 मिनट में नहीं समझेगा। ओके कमर्शियल क्रेडिट नोट और ओके जीएसटी क्रेडिट नोट आप अमेंडमेंट जरूर देख लेना। अमेंडमेंट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नीचे टेलीग्राम लिंक में आपको अमेंडमेंट लेक्चर, जैसे लिंक क्लिक करोगे अमेंडमेंट लेक्चर भी उसमें लिंक मैंने दिया है, तो वो जरूर देख लेना। सो दोस्तों ओके आई होप आपको ये रिवीजन पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो क्या करना है आपको? आपको लाइक करना है और एक कमेंट जरूर देना है। ओके आपको पूरा मेरा रिवीजन का शेड्यूल मिल जाएगा और ये रिवीजन का शेड्यूल जो है ओके आप अकॉर्डिंगली पूरा कंप्लीट रिवाइज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कीजिए और जिसको प्रैक्टिस बैच लेना है वो प्रैक्टिस बैच बाय कर सकता है। ओके सो गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कल हमारा डीटी स्टार्ट होगा ओके और सारी रिवीजन फर्स्ट ग्रुप की चालू हो चुकी है। डीटी का भी सेशन आपने जरूर करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके गवर्नमेंट सब्सिडी ऐड ही नहीं होगी बेटा। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मजा आ गया तो लाइक करो, कमेंट जरूर दो। चलिए।